आर्मेचर की वाइंडिंग समझनी है और आर्मेचर की वाइंडिंग आपको करनी है। ठीक है, आर्मेचर आमतौर पर वैसे मैक्सिमम तो आपको डीसी मशीन में होते हैं आर्मेचर, एसी में बहुत कम। एसी के अंदर तो आपका रोटर होता है क्योंकि सॉलिड है और वाइंडिंग करके रखते हैं तो इसका नाम आर्मेचर। ठीक है, तो डीसी के आर्मेचर जो हैं वो मैक्सिमम इस टाइप के होंगे और उसमें एक तो वाइंडिंग के साथ यहाँ पर ये लगा रखा है ये कम्यूटेटर। ठीक है, कम्यूटेटर में ये अलग अलग सेगमेंट हो गए। ये तो अपने भाग जो पड़े हैं मशीन के भाग उसमें देखा होगा, इसको सेगमेंट बोलते हैं। और वाइंडिंग यहाँ पर जो स्लॉट है ओपन स्लॉट, इसमें वाइंडिंग करके रखते हैं। वाइंडिंग करने के बाद इसके जो कनेक्शन है वो कम्यूटेटर पे किए जाते हैं। अब यहाँ देखना है कि आपको स्लॉटों की संख्या और कम्यूटेटर के सेगमेंट की संख्या, अगर ये स्लॉट की संख्या से सेगमेंट डबल हैं तो ये डुप्लेक्स हो गया। अगर इसमें स्लॉटों की संख्या और कम्यूटेटर सेगमेंट की संख्या बराबर है तो सिंप्लेक्स हो गया। अगर मान लो ये स्लॉटों की संख्या और कम्यूटेटर के सेगमेंट की संख्या 3 गुना है, ये ऐसा हो सकता है। इसमें जो वाइंडिंग के 3 मेथड है, सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स और क्वाड्रुप्लेक्स, इस प्रकार से है। तो इसमें चाहे वो लैप वाइंडिंग हो चाहे वेव वाइंडिंग हो, लैप और वेव 2 मेथड है। लैप वाइंडिंग जहाँ ज़्यादा करंट है तो आपको लैप वाइंडिंग करनी है और जहाँ पर ज़्यादा वोल्टेज आपको चाहिए वहाँ वेव वाइंडिंग होगी। लैप और वेव में ये अंतर है, लैप वाइंडिंग में जितने पोल होंगे उतने ही करंट के रास्ते होंगे, उतने ही पेयर ऑफ नंबर ऑफ कार्बन ब्रश लगेंगे। तो वो लैप वाइंडिंग में ज़्यादा करंट चाहिए, इसलिए 4 पोल का है तो 4 कार्बन ब्रश का सेट लगेंगे, 6 पोल 8 पोल ऐसे ही तो 6 कार्बन ब्रश का सेट लगेंगे, वो लैप वाइंडिंग में। वेव वाइंडिंग में कार्बन ब्रश 2 ही लगेंगे, चाहे वो 4 पोल हो, 6 पोल हो, 8 पोल की पोल चाहे कितने भी हों। तो वेव और लैप में तो ये अंतर हो गया। दूसरा सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स और ट्रिप्लेक्स। अब यहाँ पर एक आर्मेचर हमारे सामने है। अब इसमें आपने ये स्लॉटों की संख्या देख ली, 12 स्लॉट हैं। सेगमेंट की संख्या गिनो, सेगमेंट 24 है। तो इसका मतलब ये जो आर्मेचर है ये आपका डुप्लेक्स है। हाँ, स्लॉट बटा पोल, टोटल स्लॉट इसके स्लॉट है 12। 2 पोल का अगर आर्मेचर है, स्लॉट बटा पोल, ये तो मिक्सी का है ना, तो मैक्सिमम हाई स्पीड वाला है। तो हाई स्पीड मतलब 2 पोल, पोल कम से कम 2, तो मैक्सिमम स्पीड के लिए चाहिए। तो ये 2 पोल का बना रखा है, 12 है, 12 बटे 2 करेंगे तो 6, तो 1 से 6 इसका कॉइल पिच आ गया। तो आपको पहले कहीं से भी आपको स्टार्ट करना है। एक बार स्टार्ट कर दिया, इसमें टर्न एक बार गिन लेने हैं कि एक कॉइल में कितने टर्न है। टर्न देख करके एक बार काउंट कर लें, उसके बाद उतने ही टर्न लगा करके 1 से 6 में एक कॉइल पूरी कंप्लीट हो जाए। उसके बाद स्लॉट चेंज नहीं करना है, आपको उसी जगह लूप करके निकालना है। जैसे आप वाइंडिंग जो करने जा रहे हैं ना, तो जैसे वाइंडिंग आपने 20 टर्न माना कि इसमें 20 टर्न है, ठीक है, आपने यहाँ से स्टार्ट कर दिया, 20 टर्न आपने लगा दिए। उसके बाद कॉइल कंप्लीट हो गई, वायर को काटना नहीं है। वायर में एक बार जैसे ही लीड वायर बाहर निकाला, उसी को लूप बना करके उसी स्लॉट के अंदर, ये डबल लेयर डुप्लेक्स है इसलिए डबल लेयर है, तो आपको उसी स्लॉट के अंदर पहले में आपने 30 टर्न लगाए थे तो 30 और लगाने, ठीक है, 30 टर्न इसमें और लगा दिए। फिर जैसे ही लीड वायर बाहर निकला उसको आपको काटना नहीं है, फिर लूप बनाना है, फिर अगले स्लॉट में जाना है। एक बार एक स्लॉट के अंदर 2 कॉइल है, डबल लेयर है, इसलिए एक बार 30 टर्न, अपन एक उदाहरण लेके चल रहे हैं। सपोज माना कि इसके अंदर 30 टर्न है, तो 30 टर्न आपने 1 से 6 पिच देख करके लगा दिए, फिर लूप हमने बाहर निकाल दिया, फिर उसी स्लॉट के अंदर 30 टर्न और लगा दिए, फिर लूप हमने बाहर निकाल दिया, उसके बाद स्लॉट चेंज। ऐसे आप कंटिन्यूस आगे बढ़ते जाएंगे, पूरी 24 कॉइलें हो जाएगी। आपके 12 स्लॉट हैं, कुल मिला के 24 कॉइलें बन गई, और लास्ट का जो सिरा बचेगा वो फर्स्ट वाले से जुड़ जाएगा। एक तरह से ये पूरी क्लोज वाइंडिंग कहलाती है। ओपन वाइंडिंग होती है मोटर के अंदर, आर्मेचर में क्लोज वाइंडिंग, जहां से आपने स्टार्ट सिरा किया था, पूरी वाइंडिंग करने के बाद लास्ट वाला सिरा भी वो फर्स्ट वाले से जुड़ जाएगा।
तो ये इस प्रकार से आपको करना है। अब जैसे ही आपने 1 से 6 वाले में जैसे आपने राइट साइड में लीड वायर निकाले हैं, तो सभी लीड वायर एक ही साइड निकालने हैं। ऐसा नहीं कि एक सिरा यहाँ निकाला दूसरा यहाँ निकाला, ऐसा नहीं। एक सिरा यहाँ निकाला, फर्स्ट सिरा आपने स्टार्टिंग यहाँ से करी है, तो और आगे से आगे उसके ऊपर ओवरलैप करते हुए नेक्स्ट आगे क्लॉकवाइज की तरफ बढ़ना है। एक स्लॉट पूरा भर गया, दोनों कोयले आपने कर दी, अगला स्लॉट इसमें जाएंगे आप, नेक्स्ट वाले एक दूसरे के ऊपर लपेटते हुए कंटिन्यू वाइंडिंग होती जाएगी। अब इसको ड्राइंग में किस प्रकार से करेंगे? ड्राइंग अगर बनानी है तो आप ये जो स्लॉट है 1 से 6 में आपने ये कॉइल बनाई, ठीक है। अब यहां पर इन दोनों का लगभग सेंटर 1 2 3 लगभग सेंटर वाले सेगमेंट से यहां से आप एक लीड वायर स्टार्ट करेंगे ऐसे, ठीक है। जैसे आपने 30 टर्न कंप्लीट कर लिए, 30 टर्न आप कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर इस लीड वायर को नेक्स्ट सेगमेंट, अगला सेगमेंट, अब आप नंबरिंग अगर मान लो 1 2 यहां से शुरू करोगे तो लास्ट वाला जो है वो यहां तक आ जाएगा। नेक्स्ट सेगमेंट पे आपको सोल्डरिंग करना है और यहीं से लीड वायर बाहर निकलेगा। फिर सेकंड कॉइल इसी के अंदर, सेकंड कॉइल भी जाएगी, ये सेकंड कॉइल भी इसके अंदर ही आपको डालनी है ऐसे, उसी स्लॉट में, स्लॉट चेंज नहीं करना है। फिर आप अगले सेगमेंट पे जाएंगे, यहां से आपका स्लॉट चेंज हो जाएगा, यहां आकर के ना आपका स्लॉट चेंज हो गया अगले स्लॉट में, तो नेक्स्ट ये कॉइल अगले स्लॉट में जाएगी इस प्रकार से। और नेक्स्ट सेगमेंट हो गया अगला। फिर इसके अंदर डबल, क्योंकि ये डबल लेयर है, ठीक है। जैसे ये 2 स्लॉट भर गए नेक्स्ट सेगमेंट पे, ऐसे आप कंटिन्यूस वाइंडिंग करते जाएं और कंप्लीटली जब सारे सेगमेंट भर जाएं तो इसका जो लास्ट वाला सिरा निकलेगा वो इस फर्स्ट वाले से जुड़ेगा, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से वाइंडिंग की जाती है। अब कुछ चीज़ें इसमें और भी हैं, आप जैसे प्रैक्टिकली आप जब करने जा रहे हैं उस समय हमारी समस्या ये आएगी कि ये लीड वायर जो है हम निकाल रहे हैं यहाँ पर, तो थोड़ा सा इसको ट्विस्ट करके फिर निकाल लें, इस स्लॉट में ये ट्विस्ट करके इसके सीध में ये निकाल के छोड़ देवें। सारी वाइंडिंग कंप्लीट करने के बाद आप जब सेगमेंट पे यहाँ सोल्डरिंग करेंगे या इसके ऊपर कोई पहले रिवीटिंग सिस्टम भी था, क्या ब्रेजिंग सिस्टम भी है, जो लीड वायर के जो कनेक्शन है, कॉइलों के कनेक्शन यहाँ पर ये पंचिंग किया हुआ है, सेगमेंट के ऊपर थोड़ा सा स्लॉट बना के कनेक्शन इसमें रखे, उसके बाद उसको पंच कर दिया ताकि ये कनेक्टिविटी आ जाए। या फिर किसी किसी आर्मेचर में सोल्डरिंग भी होता है, आप सोल्डरिंग भी इसमें कर सकते हैं, सोल्डरिंग करो या पंचिंग कर दो, लेकिन ये ध्यान रखना है कि आपका जो क्रम है वो स्लॉट की सीध में हो, जहां से आप लीड वायर निकाला है उसके सीधे वाले डायरेक्शन में। या फिर 2 सेगमेंट बैक लेके करते हैं, फ्रंट और बैक। इसमें क्या होता है कि कभी कभी कार्बन ब्रश पे स्पार्किंग बढ़ जाती है, कार्बन ब्रश पे स्पार्किंग बढ़ जाती है, कारण MNA और GNF से पढ़ा होगा, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस और ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। इसके कारण थोड़ा सा अपने स्लाइडली जिस डायरेक्शन में ये आर्मेचर घूम रहा है उस डायरेक्शन में थोड़ा सा स्लाइडली अपन 2 सेगमेंट पीछे ले लेते हैं, 2 सेगमेंट पीछे ले करके और फिर सोल्डरिंग कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये तो इसका प्रैक्टिकल किस प्रकार से इसकी रिवाइंडिंग करनी है, और रिवाइंडिंग करने के बाद आप कंप्लीटली इसमें सोल्डरिंग वगैरह कर लें। उसके बाद इसका वेट बैलेंसिंग देखना है, इसके लिए 2 ब्लेडें ऐसे खड़ी रख करके इसको तेजी से घुमाओ
और अगर मान लो ये एक ही जगह, फिर एक जगह आके जैसे रुकता है ये आर्मेचर, उस जगह आप थोड़ा सा निशान लगा दें, उसके बाद फिर इसको घुमाएं, फिर जहां रुकता है वहां देखें, अगर बार बार वो उसी पोजीशन पे रुकता है, इसका मतलब एक जगह इसके नीचे की तरफ वेट ज्यादा है, तो ये आर्मेचर उसी जगह आकर के रुक रहा है। ऐसी स्थिति में क्या करना है, उसका वजन कम करना है, इस तरफ वजन कम करना है, तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में थोड़ा मार्किंग कर दिया, तो यहां पर थोड़ा सा मटेरियल काट दो, ड्रिल करके थोड़ा मटेरियल हटा देते हैं, या फिर इस तरफ मटेरियल बढ़ा दो। दोनों में से एक ऑप्शन कर लो ना, या तो मटेरियल हटा दो या फिर इस तरफ एडिशनल वजन लगा दो, जो CMC लगा रखी है कंपनी वाले ने, ये वेट बैलेंस करने के लिए। क्योंकि जो भी रोटेटिंग पार्ट होगा उसमें अगर वजन कम ज्यादा होगा तो वो मशीन जो है वो वाइब्रेट करेगी। कई बार क्या होता है, आर्मेचर वगैरह आप चेंज करके लेके भी आए, मशीन लगा भी दिया, बहुत ज्यादा वाइब्रेशन कर रहा है, इसका मतलब उसका वेट बैलेंसिंग सही नहीं है। कनेक्शन सब कुछ सही है लेकिन वेट सही नहीं है। वेट बैलेंसिंग करने के लिए अलग से किसी मशीन पे जाकर के उसका वेट बैलेंस करवाओ, वेट बैलेंस, या फिर अपन हाथ से ही कोई 2 ब्लेडर रख करके तेजी से घुमा के छोड़ो और बार बार उसी जगह के रुक रहा है, इसका मतलब जहां वेट ज्यादा है वहां वेट कम कर दो, उस दूसरी तरफ वेट ज्यादा कर दो, तो ये वेट बैलेंसिंग हो जाएगा। और आर्मेचर को टेस्ट करने के लिए, जैसे ग्राउलर की बात कर रहे थे, ग्राउलर क्या करता है, ग्राउलर से इसकी टेस्टिंग ये है कि इस कॉइल के अंदर कोई शॉर्ट हो गया तो ये कैसे मालूम पड़ेगा। बाहर की कॉइल सही है, अंदर से कुछ टर्न शॉर्ट है, तो वो टेस्ट करने के लिए ग्राउलर आता है। ग्राउलर क्या करता है, ऐसा ही एक ग्राउलर जैसे आपने जनरली देखा तो होगा ही, है ना। ग्राउलर में एक प्राइमरी वाइंडिंग है, वी शेप बना हुआ है, वी शेप बना हुआ एक वाइंडिंग है, एक तरह से ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग होगी, और ये इसके ऊपर रखा है, ऐसे वी शेप में रख दिया तो कोर इसकी मिल गई, मैग्नेटिक फ्लक्स इसके बन गया, तो वो प्राइमरी वाइंडिंग, ग्राउलर में जो कॉइल है वो प्राइमरी वाइंडिंग हो गई, इसकी जो कॉइल है वो सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई, ये सेकेंडरी वाइंडिंग, इसमें वोल्टेज बनने शुरू हो जाएंगे। आप एक जगह एक सेगमेंट पे सप्लाई लगा करके वोल्टमीटर मिली वोल्टमीटर लगा के देख लो और वोल्टेज चेक करते जाओ और फिर थोड़ा सा घुमाते जाओ, ऐसे थोड़ा 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 इसको घुमाते जाएंगे। अगर कोई कॉइल अंदर से शॉर्ट है, बाहर से दिखाई नहीं दे रही है, अंदर से कोई कॉइल शॉर्ट है तो वोल्टेज नहीं बनाएगी, तो मालूम पड़ जाएगा कि उसमें एक कॉइल शॉर्ट है, ठीक है ना। या कोई ओपन है तो वोल्टेज नहीं बनेंगे। अगर सब में बराबर बराबर वोल्टेज बन रही है इसका मतलब वाइंडिंग हमारी सही है। तो ये ग्राउलर से टेस्ट करना है, तो इस प्रकार से आपको टेस्ट करेंगे, ठीक है, सबके सभी सेगमेंट के ऊपर। क्योंकि ग्राउलर में जो वी शेप का जो कोर बना हुआ है और नीचे एक कॉइल बनी हुई है वो प्राइमरी वाइंडिंग, ये आपका आर्मेचर जो ऊपर रखा हुआ है इसकी आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग होगी। यहाँ वोल्टेज बनने शुरू हो जाते हैं, वोल्टेज आप चेक करते जाओ बारी बारी से घुमा करके। जिस कॉइल के अंदर वोल्टेज नहीं बनते हैं, ओपन है, जिस कॉइल में शॉर्ट सर्किट है तो वो 0 बता देगा। आप रेजिस्टेंस भी चेक कर सकते हैं, वोल्टेज भी चेक कर सकते हैं। ये इसका अलग अलग मेथड है, तो जैसी जैसी परिस्थितियां अलग अलग आती हैं उस हिसाब से आपको देखते रहना है, ठीक है ना। तो मेन तो ये इसके लैप वाइंडिंग मैक्सिमम जो है अपने घरेलू उपकरणों में, ये छोटे जितने आर्मेचर होते हैं उसमें तो लैप वाइंडिंग ही होती है। वेव वाइंडिंग, बड़े जनरेटर वगैरह हैं उसमें वेव वाइंडिंग, लैप वाइंडिंग में पहली कोइल और दूसरी कोइल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रही है। अब यहाँ लैप और वेव में क्या अंतर है, यहाँ पर ये पहली कोइल का जो लास्ट सिरा है ये है ना, दूसरी कोइल के स्टार्ट सिरे से जुड़ा हुआ है और अगली कोइल उसके पास में यहाँ इस प्रकार से बढ़ रहा है, और इस कॉइल के दोनों सिरे पास पास के सेगमेंट पे आ रहे हैं, ये आपकी लैप वाइंडिंग हो गई। इसके बजाय अगर मान लो ये यहाँ लैप के बजाय वेव होता, वेव वाइंडिंग होती, तो ये कॉइल के सिरे, ये कॉइल के सिरे इस प्रकार से इधर और इधर ऐसे दूर दूर आते हैं, दूसरी कॉइल यहां से शुरू होगी, इस प्रकार से दूर दूर सिरे हो जाएंगे, ये सिरे दूर दूर हो जाएंगे, ठीक है। और इसमें एक पिच जो होता है, फ्रंट पिच और बैक पिच। फ्रंट पिच आगे से देखने पर ही है, जैसे ये फ्रंट पिच है इसका 1 से 6,
इसका जो बैक पिच होगा, मतलब इस कॉइल का जो एंडिंग सिरा है उससे आप दूसरी कॉइल जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो तो एक स्लॉट कम होगी ना, तो उसका बैक पिच हो गया। सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स और ट्रिप्लेक्स, क्वाड्रुप्लेक्स ये तो मालूम पड़ ही गया इस प्रकार से। इसके अलावा और चीज़ है, जैसे ये आपका डुप्लेक्स है, इसमें कार्बन ब्रश जो लगेगा वो उसकी जो मोटाई होगी वो 2 सेगमेंट के बराबर की मोटाई का कार्बन ब्रश होगा। यहाँ पर ये चीज़ भी ध्यान में रखना है आपको। डुप्लेक्स है तो सिंप्लेक्स है, 1 सेगमेंट की मोटाई के बराबर कार्बन ब्रश। डुप्लेक्स है तो 2 सेगमेंट एक साथ संपर्क में इतना मोटा कार्बन ब्रश। ट्रिप्लेक्स है तो 3 सेगमेंट के बराबर मोटाई का कार्बन ब्रश लगता है। जैसे जनरली ये क्वेश्चन भी आता है कि इसमें कार्बन ब्रश की मोटाई कितनी, 2 सेगमेंट के मोटाई के बराबर, 1 सेगमेंट की मोटाई के बराबर या 3 सेगमेंट की मोटाई के बराबर। तो ये सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स के आधार, क्योंकि एक साथ पैरेलल में करंट चलेगी, चाहे आप ड्रॉ कर रहे हैं चाहे आप फीड कर रहे हैं। तो ये